नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान जंग में अमेरिका और इस्राइल किस तरीके से ईरान से मात खाते दिख रहे हैं वो कई मोर्चों पर साफ दिखाई पड़ रहा है। अभी तक तो युद्ध के स्तर पर कहीं भी अमेरिका और इस्राइल भारी पड़ते नहीं दिखाई पड़े, ईरान भारी पड़ता दिख रहा है। दोनों को बैकफुट पर ढकेल रहा है, बार बार अपने बयान बदल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरीके से लड़ाई खत्म हो जाए। दूसरे देशों से अपील कर रहे हैं, दूसरे लोगों से मध्यस्थता करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जिन लोगों से मध्यस्थता की अपील कर रहे हैं या जहां पर उनको लग रहा है कि इनके जरिए इस लड़ाई को खत्म किया जा सकता है या रोका जा सकता है, सीज फायर किया जा सकता है, उन देशों को ईरान ने भी जबरदस्त कूटनीतिक चाल चली और उन देशों से कह दिया कि ठीक है, आप हॉर्मुज स्ट्रेट आपके लिए खाली रहेगा। उनमें भारत भी है, चीन भी है, पाकिस्तान भी है। तो अपने और कहा भी है कि ये हमारे मित्र देश हैं, इन मित्र देशों के लिए हम हॉर्मुज स्ट्रेट खोल रहे हैं, यानी, और जापान के लिए पहले ही खोल चुका है। यानी अमेरिका की तमाम कूटनीतिक चालें, तमाम उसकी स्ट्रेटजी, तमाम षड्यंत्र धरे के धरे रह जा रहे हैं। एक बड़ी बात यह है, अमेरिका में इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी आलोचना हो रही है कि आखिर इस लड़ाई को क्यों छेड़ा गया। इसे वॉर ऑफ चॉइस कहा जा रहा है, यानी अपनी मर्जी से अमेरिका इस लड़ाई में कूदा है। और अपनी मर्जी से मतलब यह आरोप लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस लड़ाई में पूरे देश को झोंक दिया है। अरबों खरबों डॉलर इसमें खर्च हो रहे हैं, तमाम संसाधन हमारे नष्ट हो जा रहे हैं, और अगर आगे लड़ाई अभी जारी रखनी है तो कम से कम $200 बिलियन की अभी और ज़रूरत है। यह आंकड़ा पेंटागन का है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का है, रक्षा विभाग का है, जिसने कहा है कि अगर आगे लड़ाई चलती है तो कम से कम इतने पैसे की, इतने रुपए, इतने डॉलर की ज़रूरत हमें और पड़ेगी। इन सब के लिए ट्रंप को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, बार बार ये उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के अब तक के जो इतने महत्वपूर्ण सहयोगी देश रहे, नेटो, यूरोपियन देश, खासकर ब्रिटेन, वो इतना दूर कैसे चला गया है। और अमेरिका में भी ये बात कही जा रही है कि आपने पुरानी लड़ाइयों से सबक क्यों नहीं लिया है। चाहे हम इराक में कूदे हों, अफगानिस्तान में कूदे हों, इसके पहले हम वियतनाम में देख ही चुके हैं। इन लड़ाइयों से बिना सबक लिए हुए हम अपने को इस झोंक दिए हैं इस लड़ाई में ईरान के खिलाफ, बिना इस बात का एहसास किए हुए, बिना इसका आकलन किए हुए कि ईरान की ताकत कितनी है, ईरान क्या कुछ कर सकता है, ईरान की मजबूती क्या है, ईरान की कमजोरी क्या है। बिना इन चीज़ों को देखे हुए हम वहाँ चले। दूसरी बात यह कि आपका मकसद क्या था, वजह क्या थी। मकसद था रेजिम चेंज करना। रेजिम चेंज होने की बात दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप चाहे भले 20 बार उसको दोहरा रहे हैं। दूसरी बात यह कि ईरान के ऊपर जो आरोप लगाए गए कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, वह वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, वो बात अमेरिकी रक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों ने ही गलत बता दी है, झूठ बता दी है। तो अब कई सारे सवाल ये हैं कि आखिर अमेरिका इस लड़ाई में क्यों कूदा है और इस लड़ाई में वो अलग थलग क्यों पड़ गया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर यूरोपियन देश और ब्रिटेन खास तौर पर क्यों इससे अलग हो गए हैं। और हाँ, महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरीके से इस्राइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, उसको ये देश इसलिए भी अलग हो गए हैं कि वो इसको बता रहे हैं कि सीधे सीधे ये अमेरिका की गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी इसको इसलिए भी बताया जा रहा है कि इससे पहले जो वेनेजुएला में जो कुछ किया गया, वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपहरण करके उठा लाए, किडनैप कर लाए। बताइए, इस तरह से कभी जो जिस तरह की दुनिया बनी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राष्ट्र के बनने के बाद, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता है। आपको याद होगा कि जब 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, अमेरिका ने यही बहाना बनाकर वहां पर हमला किया था और उस समय के लिए कुवैत को आज़ाद करा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर इराक के चूंकि तेल के संसाधनों पर उसकी निगाह थी, बाद में 2003 में इराक पर फिर हमला हुआ और ये कहा गया कि मिशन अकम्प्लिश्ड, यानी मिशन पूरा हो गया। लेकिन वो मिशन आज तक पूरा नहीं हुआ। आप इराक में अमेरिका को हालांकि बहुत सारा लाभ वहाँ पर हुआ, अपनी मर्जी की सरकार वहाँ पर बना ली, लेकिन जो कुछ खोया है उसकी तुलना में जो आंकड़े बताते हैं कि जितना नुकसान हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पर खर्च हो गए हैं, उसकी तुलना में उसको कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, अमेरिकी बेस वहाँ ज़रूर बन गए, लेकिन अमेरिकी बेस तो गल्फ़ की खाड़ी के दूसरे देशों में भी बने हुए हैं।
आज जब ज़रूरत पड़ी, वहाँ जो सबसे बड़ा खतरा जिसको कहा जाता था अमेरिका के लिए, ईरान, उस पर आपने हमला जब बोल दिया तो वो सारे बेसिस कहाँ चले गए? सारे नष्ट हो गए। आपके कहीं कोई बेस मजबूत नहीं रहे। तो इराक पर जो आपने कब्जा कर भी लिया, अपने मन की सरकार वहाँ बना भी ली, वहाँ सत्ता परिवर्तन कर दिया, सद्दाम हुसैन को हटा दिया, आज जब ज़रूरत पड़ी तो आपका कहीं उसका फ़ायदा दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात यह कि जो सवाल यही है कि आखिर ये देश क्यों, इससे तमाम देश अलग थलग पड़ गए हैं। अमेरिका को अलग थलग छोड़ दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को अलग थलग कर दिया गया है। कई सारे उसके पीछे कारण, और ये जो गुंडागर्दी वाली बात आ रही है, यानी रंगबाजी वाली, बदमाशी वाली बात आ रही कि आप ताकतवर हैं तो किसी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, सबसे ज्यादा विरोध इसका हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कदम उठाते गए अपने दूसरे कार्यकाल में। पहले वो भी इन चीज़ों के खिलाफ थे। आपको याद होगा कि इन्हीं सारी चीज़ों का विरोध करते हुए बराक ओबामा की तरह कि अमेरिका अपने को अनावश्यक युद्धों में नहीं झोंकेगा, ये भी राष्ट्रपति बने थे। लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन सारी चीज़ों को इन्होंने ताक पर रख दिया और कई लड़ाइयों को रुकवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन खुद एक ऐसी लड़ाई में कूद पड़े हैं जहां कोई मतलब नहीं था, कोई वजह नहीं थी जिसके पीछे। तो ये क्या, अब इसको साहस कैसे मिलता गया कि दूसरे कार्यकाल में जिस तरह तमाम चीज़ों को टैक्स लगा देना, दूसरे देश के रहने वाले जो प्रवासी होते हैं उनको अपमानित करते हुए बाहर निकाल देना, उसमें भारत के लोग भी थे। हालांकि बहुत सारे देशों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन भारत ने कोई आपत्ति नहीं जताई, स्वीकार कर लिया कि आप अपमानित करिए हमारे देश के नागरिकों को। और ये सारी चीज़ें बढ़ावा उसके साहस को देती गई। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने टैरिफ पॉलिसी अपनी बनाई, इन सब को ये सारी चीज़ें उनकी सफल होती रहीं। हालांकि उनके अपने देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध बता दिया, गैर कानूनी बता दिया, लेकिन दूसरे देशों की ओर से बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, आई कई देशों से, चीन की ओर से आई और कुछ देशों ने व्यापार करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन उनको सफलता मिलती रही और कुछ न कुछ उस पर निगोशिएशन करते रहे। बढ़ते बढ़ते वो यहाँ तक चले गए कि वेनेजुएला पे पहुँच गए। वेनेजुएला के बाद उन्होंने कनाडा को तो अपने में मिलाने की उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। हालांकि अभी तक उस पर कुछ हो नहीं पाया है और हो भी नहीं पाएगा। दूसरी ओर डेनमार्क, ग्रीनलैंड पहुंच गए कब्जा करने के लिए, क्यूबा को धमकी दे ही रहे हैं और अब सीधे सीधे ईरान पर उन्होंने हमला कर दिया। इन सारी चीज़ों के पीछे वजह यह बताई जा रही है कि अब इस लड़ाई के पीछे कोई कारण नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। आप कूदे, ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि आपकी गुंडागर्दी है। अगर इराक युद्ध से अगर इसकी तुलना की जाए या पिछले युद्धों से तुलना की जाए, वहां फिर भी कोई ना कोई कारण थे। इराक में भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी जनसंहार के हथियार रखे हुए हैं, बना रहा है इराक ने, सद्दाम हुसैन ने रखे हुए हैं। ये सारे आरोप लगे थे, बाद में कहीं कुछ नहीं मिला, बड़ी निंदा हुई। बाद में ब्रिटेन जैसे तमाम देशों को भी बहुत इस बात का पछतावा रहा कि हम क्यों इस युद्ध में साथ दिए, और अब शायद इसीलिए इससे बचना चाह रहे हैं। सीधे तौर पर उस दौर की बात अगर करें तो उस समय जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तो एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि हम किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये परिस्थितियां बदल इसलिए गई हैं क्योंकि अमेरिका की लड़ाइयों में जाने की वजह और जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, उन सब को देखते हुए ऐसा लगा उन देशों को कि इस तरह की लड़ाई लड़ना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। दूसरे, अब की बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने, तब तो ये भी हुआ कि दूसरे देशों से सहमति ली गई, पूछा गया, नेटो से पूछा गया, ब्रिटेन बाकायदा साथ में था, संयुक्त राष्ट्र में उसकी परमिशन ली गई। लेकिन अब की बार तो डोनाल्ड ट्रंप सीधे ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया को वही संचालित कर रहे हैं और जो फैसला वो लेंगे बस उसी पर अमल करना है, बाकी सबको। कूद पड़े। इसराइल ने दबाव बना दिया। इसराइल ने क्यों दबाव बना दिया, ये ट्रंप या नेतन्याहू ही जाने। बातें बहुत हो रही हैं जो हम पिछले अपने वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी की सलाह के जब इस लड़ाई में कूद पड़े तो दुनिया के देशों ने भी और ब्रिटेन जैसे देश ने भी ये कह दिया कि भाई जब आप कूद ही पड़े हो तो निपट लो अपने से, हमारी क्या ज़रूरत है, हम क्यों जाए, हम अपने को इस बेमतलब की लड़ाई में क्यों अपने झोंके। और जब अमेरिका की जनता ही इसके खिलाफ दिखाई पड़ रही है तो दूसरे देश कैसे दिखाई पड़ेंगे।
तो ये सबसे बड़ी वजह ये रही कि जिस तरह से एक दादागिरी दिखाते हुए, गुंडागर्दी दिखाते हुए, और ये कि हम लाठी के दम पर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे, और कंट्रोल ही नहीं करेंगे, जिस देश पर चाहेंगे तो हम कब्जा कर लेंगे, वो जो एक महत्वाकांक्षा थी डोनाल्ड ट्रंप की, पूरी तरीके से धराशायी हो गई और पूरी दुनिया ने इसीलिए उनका साथ छोड़ दिया है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और अब केयर स्टारमर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने तो साफ बयान दिया है, कहा भी है, और कि हम अपने जो ठिकाने हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अनुमति दे दी, और उस ठिकाने पर हुआ क्या, ज़बरदस्त मिसाइल से हमला किया ईरान ने। लेकिन ये जो एक ताकत के बल पर महत्वाकांक्षा आपकी कहां तक हिलोरे मार सकती है, उसका एक बड़ा उदाहरण दिखाई पड़ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के रूप में, कि वो पूरी दुनिया पर ही एक तरह से धीरे धीरे कब्जा करना चाहते थे। ईरान पर आते, इसराइल उनके अंडर में है ही, मिडिल ईस्ट का ज़्यादातर हिस्सा उनके अंडर में है। ईरान को अगर वो हरा देते, ईरान पर कब्जा कर लेते, अपने मन की सरकार बना देते, तो फिर एक तरह से पूरे मध्य पूर्व के इलाके पर उनका प्रत्यक्ष कब्जा हो जाता, परोक्ष रूप से तो अभी भी है। लेकिन ईरान ने उनकी इस महत्वाकांक्षा में एक बड़ी बाधा बनकर अपने को खड़ा कर दिया, और ये ऐसी बाधा है, ऐसा बैरियर है, जिसको लांघ पाना अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं, अब तो असंभव सा दिख रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।